हेलो, आप सभी को गुड इवनिंग। मैं नमन कुमार आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं और स्वागत करता हूं एजुकेशनल यूट्यूब चैनल शिक्षा मेला पर। तो आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 के जितने बाकी प्रश्न हैं उन सबको हल करेंगे और सीखेंगे। तो पिछले 2 वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 6 तक के प्रश्नों को आसानी से हल कर चुके हैं। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखें और उसके बाद इस वीडियो में आएं। और मुझे लगता है कि आज यह चैप्टर समाप्त ही हो जाएगा। आज हम लोग प्रश्न संख्या 7 से प्रारंभ करेंगे और 10 तक के प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में 10 प्रश्न हैं और 10 प्रश्न कथन संबंधित है। कथन से समीकरण ज्ञात करके और उसका हल ज्ञात करना है। तो आज हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। प्रश्न संख्या 7 कहता है, पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। यदि उनकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया है तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला। तो देखते हैं इस प्रश्न को कैसे प्रश्न के लिए समीकरण तैयार करें। मान लेते हैं, माना तीनों संतानों को क्रमशः x, 2x, 3x हिस्सा मिलता है। इस तरह के प्रश्न को हम लोग पीछे के वीडियो में भी एक प्रश्न इसी तरह के अनुपातिक प्रश्न को हल कर चुके हैं और हम यह भी जान चुके हैं कि जब भी अनुपातिक प्रश्न रहता है तो उसके साथ कोई चर सटा लिया जाता है और उसके कथन के शर्त के अनुसार उसका समीकरण तैयार किया जाता है। तो यहां पे भी उसी प्रकार अनुपात दिया है, तीनों संतानों के बीच 1:2:3 के अनुपात में बंटवारा करता है। तो 1 को x और 2 को 2x, 3 को 3x मान लिया, यानी कि तीनों के साथ में एक चर राशि सटा लिया है। और उसके बाद प्रश्न का शर्त है कि उसके पास कुल 2.5 लाख की संपत्ति है और 1 लाख संपत्ति अपने लिए रख लेता है, यानी कि वह 1.5 लाख संपत्ति में अपने तीनों संतान के बीच बंटवारा करता है। तो यहां पे देख लेते हैं, x प्लस 2x प्लस 3x बराबर इसका टोटल संपत्ति 2.5 लाख है और इसमें से 1 लाख रुपया अपने लिए रख लेता है, यानी कि 1.5 लाख रुपया में अपने तीनों संतान के बीच बंटवारा करता है। अब देखते हैं इसका समीकरण कैसे तैयार होता है। यहां तीनों में समान चर है, इसका जोड़ करेंगे। पहले 3 2 5 1 6x इक्वल टू हो जाएगा 2.5 लाख से 1 लाख घट जाएगा तो बच जाएगा 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपया में अपने तीनों संतान के बीच बंटवारा करता है। अब हम जानते हैं, ये हो गया हमारा समीकरण इस प्रश्न के लिए। और अब हम जानते हैं इस समीकरण को हल करने के लिए चर वाले पक्ष से सभी अचर को उसके विपरीत पक्षों की ओर खींचना पड़ता है। तो हम यहां से इधर चर पक्ष में केवल एक ही अचर है जो 6 है और x के साथ गुना का संबंध रखता है, वह इधर आएगा, भाग का संबंध हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 1.5 लाख। x बराबर हो जाएगा 1.5 लाख बटा 6 और 6 से इसको डिवाइड करने पर, भाग करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 6 दूना 12, 3 6 5 30, यहाँ एक शून्य अधिक, ठीक है। 25,000 रुपये हो जाएगा, x का मान हो गया, यानी x बराबर हो गया 25,000। अब ये हमारा x का मान ज्ञात हुआ। अब हमें देखना है कि उन तीनों संतानों को कितना कितना हिस्सा के रूप में रुपया मिला है। तो पहला को x यानी पहला संतान को x है तो पहला संतान को क्या मिलेगा
पहला संतान को x अर्थात x का मान हो गया 25,000, यानी पहले संतान को 25,000 रुपया मिलता है। दूसरे संतान को 2x, यानी कि अब x की जगह पर हमें x का मान बैठाना है। हो जाएगा 2 गुना 25,000 बराबर हो जाएगा 50,000, यानी कि 50,000 रुपया मिलता है दूसरे संतान को। तीसरे संतान को क्या मिलता है? तीसरे संतान के लिए व्यंजक है 3x बराबर हो जाएगा 3 गुना 25,000 बराबर 75। अब तीनों को क्या राशि मिला है उनके संपत्ति में हमें ज्ञात हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में है 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए भी हम लोग समीकरण बनाना सीख चुके हैं। आइए देखते हैं। जब भी गुणज रहता है या लगातार सम संख्या रहता है, लगातार विषम संख्या रहता है या प्राकृतिक संख्या रहता है, ये सब एक ही तरह के प्रश्न होते हैं। और गुणज जब कहता है तो जिसका गुणज कहता है उतना उतना संख्याएं बढ़ते जाती है। तो यहां पे हम मान लेंगे, माना प्रथम गुणज x है। प्रथम गुणज कहें या छोटा गुणज कहें, माना छोटा गुणज x है या प्रथम गुणज x है, तो अगला 2 गुणज हो जाएगा, यानी कि दूसरा गुणज हो जाएगा। दूसरा गुणज, अब क्योंकि हमें 11 का गुणज प्राप्त करना है तो x प्लस 11 हो जाएगा। तीसरा गुणज हो जाएगा, क्योंकि 3 गुणज का बात है, तीसरा गुणज x प्लस 22। ठीक है, अब इन तीनों गुणजों को जोड़ेंगे, x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 बराबर 231। अब इसके लिए जितना भी समान चर है सबको जोड़ लेंगे। x और x मिलकर के हो जाएगा 3x प्लस 11 और 22 मिलकर के हो जाएगा 33 बराबर हो जाएगा 231। और समीकरण को हल करना तो हम लोग जान चुके हैं। इधर से केवल चर को छोड़ करके बाकी सभी अक्षर को दाएं पक्ष की ओर खींच लेना है। तो एक एक करके खींचेंगे। 3x बराबर हो जाएगा 231 माइनस 33, क्योंकि 33 इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो 3x बराबर बचेगा हमें 198 बच गया। अब x बराबर हो जाएगा, 3 इधर गुना में है तो इधर आएगा भागा में हो जाएगा 3 3 छक 18 3 छक 18 यानी 66 हो गया। x का मान 66। ठीक है, अब हमें प्राप्त करना है तीनों गुणज को। तो पहला गुणज हमने माना था x, यानी कि प्रथम गुणज हो गया। प्रथम गुणज x बराबर 66 हो गया। दूसरा गुणज क्या है? x प्लस 11 x का मान ये जो आया है इसमें पुट करेंगे, हो जाएगा 66 प्लस 11 बराबर 77। दूसरा गुणज हो गया 77। तीसरा गुणज हो जाएगा, तीसरा गुणज के लिए व्यंजक है x प्लस 22, इसमें x का मान पुट करेंगे 66 प्लस 22 बराबर 88। ठीक है, इस प्रकार हमें उस संख्या के 11 के तीनों गुणज प्राप्त हो गए। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां हम देख रहे हैं कि कुल छात्रों की संख्या मालूम है, पर विजेता और अविजेता छात्रों की संख्या मालूम नहीं है, और हमें विजेता छात्रों की संख्या ज्ञात करना है। चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को।
हमें जो प्रश्न पूछ रहा है उसी को मान लेंगे। माना विजेता छात्रों की संख्या x है, ठीक है। इसलिए अविजेता हो जाएगा, यानी विजेता को छोड़ करके बाकी सब छात्र का मतलब हुआ अविजेता। अविजेता छात्र हो जाएगा, टोटल 100 है और 100 में से विजेता x निकल जाएगा, अविजेता हो जाएगा। यानी विजेता छात्रों की संख्या हो गया x और अविजेता छात्रों की संख्या हो गया 100 माइनस x। अब हमें क्या करना है, विजेता छात्रों को 2 कलम दिया जाता है और अविजेता छात्रों को 1-1 कलम दिया जाता है, तब टोटल कलमों की संख्या 120 तक पहुंच जाता है। अब देखते हैं कलमों की संख्या ज्ञात करने के लिए विजेता में 2 से गुणा करेंगे और अविजेता में 1 से गुणा करेंगे। तो शर्त के अनुसार, शर्त से, प्रश्न के शर्त से लिख लेते हैं, प्रश्न के शर्त से 2 गुना x, यानी कि विजेता छात्रों की संख्या है x और विजेता छात्रों को 2 कलम दिया जाता है इसलिए 2 से गुणा करेंगे, प्लस 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसलिए इसको ना ही रहने देंगे, बराबर हो जाएगा 120 कलम खर्च होता है। अब यहाँ पे गुणा करेंगे 2x प्लस 100 माइनस x बराबर 120। अब 2x और x दोनों समान चौर वाले पद हैं तो इसको घटाव कर लेंगे, 2x में से x जाएगा तो बचेगा x प्लस ये 100 बच गया, बराबर हो गया 120, ठीक है। अब समीकरण कॉल करना तो हम लोग अच्छी तरह से सीख चुके हैं। इधर से अचर पद को इधर करना है और उसका चिन्ह बदलना है, तो x बराबर हो जाएगा 120 माइनस 100, x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 20। और x हमने किसको माना था, x विजेता छात्रों की संख्या को माना था। तो अतः अब यहां पे लिख देंगे, अतः विजेता छात्रों की संख्या 20 है, ठीक है। यदि अविजेता छात्रों को पूछ लेता है तो अविजेता छात्रों के लिए क्या करेंगे, 100 में से 20 घटा लेंगे यानी 80 हो जाएगा, 80 वो अविजेता छात्र हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 को। रवि के पिता का वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 बरस अधिक है। 5 बरस बाद उनके उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्न के शर्त को अच्छी तरह से समझ लीजिए, 2 बार 3 बार प्रश्न को पढ़िए, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए इसके लिए पहले समीकरण तैयार करते हैं। समीकरण अगर मिल जाता है तो उसको हल करना तो हम लोग आसानी से सीख चुके हैं, आसानी से हल कर सकते हैं, मुझे विश्वास है। और यदि समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर। इसमें मान लेते हैं, माना रवि का उम्र x वर्ष है, ठीक है। यदि रवि की उम्र को x वर्ष मान लेते हैं तो उसके पिता का उम्र क्या है, प्रश्न के शर्त के अनुसार उसके पिता की वर्तमान उम्र है उनके उम्र के 3 गुना से 5 बरस अधिक, तो इसलिए पिता की उम्र क्या हो जाएगा, पिता का उम्र हो जाएगा 3 गुना का मतलब हम लोग सीख चुके हैं। 3 गुना का मतलब होता है 3x और 5 अधिक का मतलब होता है +5 और 5 कम के मतलब होता है -5। तो इतना हो जाएगा उनके पिता का वर्तमान उम्र, ठीक है। अगला शर्त है 5 वर्ष बाद उनके उम्रों का जो 47 वर्ष होगा। 5 वर्ष बाद यदि देखते हैं रवि का उम्र अगर 5 वर्ष बढ़ता है तो उनके पिता का उम्र भी 5 वर्ष बढ़ेगा, क्लियर। तो 5 वर्ष बाद दोनों का उम्र याद करेंगे। 5 वर्ष बाद दोनों का उम्र, अब यहां देख लेते हैं रवि का उम्र है 5 बरस, x बरस, 5 बरस बाद इसका उम्र हो जाएगा x प्लस 5 वर्ष, ठीक है। 5 बरस बाद का उम्र हो गया। फिर उनके पिता का उम्र है 3x प्लस 5 वर्ष, तो 5 बरस के बाद इनका उम्र हो जाएगा 3x प्लस 5 प्लस 5, 5 वर्ष और जुड़ जाएगा
और बराबर दोनों का उम्र हो जाता है, उम्र का जो 47 वर्ष हो जाता है। और इसको हम सरल करेंगे, हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगा। चलिए सरल करते हैं। x + 5 + 3x प्लस दोनों अचर को जोड़ लेंगे 10 बराबर हो गया 47। अब यहाँ पे चर और अचर को एक में शामिल कर लेंगे, क्योंकि चर समान है। 3x और 1x मिलकर के हो जाएगा 4x प्लस 10 और 5 मिलकर के हो जाएगा 15 बराबर हो गया 45। अब यहाँ 4x बराबर 45 माइनस 15, क्योंकि इधर से अचर सभी अचर को खींच करके दाएं पक्ष की ओर करना है, तो 15 को लाएंगे, इधर प्लस में है 15, इधर माइनस में हो जाएगा। अब 4x बराबर हो जाएगा 2 32 हो जाएगा। सरल कर लेते हैं। अब x बराबर हो जाएगा 4 और x के साथ गुना का संबंध है, तो 4 इधर से आएगा, बॉर्डर पार करेगा, यहाँ भाग का संबंध हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 32/4, 4 8 32, यानी x का मान आ गया हमारा 8। अब x हम किसको माने थे? रवि की उम्र को। तो रवि का उम्र कितना हो गया? 8 वर्ष। रवि का उम्र, इसलिए रवि का उम्र 8 वर्ष वर्तमान उम्र यहां शामिल कर सकते हैं। तथा पिता के लिए कौन सा व्यंजक है? पिता का वर्तमान उम्र 3x + 5 है। इतना है पिता के लिए व्यंजक। अब इस व्यंजक में हम x का मान पुट करेंगे तो पिता का उम्र ज्ञात हो जाएगा। तो अब 3 गुना 8 + 5, 8 3 के 24, पहले गुणा की क्रिया किया जाता है, प्लस 5 बराबर 29। तो ये हो गया पिता के वर्तमान उम्र और ये हो गया पुत्र का वर्तमान उम्र। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आया होगा। आप सब ऐसे प्रश्न को आसानी से समीकरण के रूप में ढालकर और उसका हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग का ये प्रश्नावली 2.2 समाप्त होता है और फिर हम लोग मिलेंगे प्रश्नावली 2.3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।